नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम टेक्निकल रिव्यू करेंगे कंतारा मूवी की। कंतारा मूवी के बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे अभी तक। लेकिन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप जान लीजिए कि कंतारा मूवी केजीएफ सीरीज से किसी भी मामले में कम नहीं है। हाँ, बजट उतनी नहीं है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन इस फिल्म को आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह हमारे भारतीय सिनेमा का एक छवि बनकर उभर रही है जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड से कहीं आगे की सोच रखी गई है। सबसे पहले बात करेंगे इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी की, जिन्होंने जबरदस्त काम किया है। इनके एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, इनके एक एक स्किल पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल रिव्यू में स्क्रिप्ट की। इस फिल्म का जो आइडिया है उसे शॉर्ट में बताता हूं, और वो है जंगल में स्थित एक गांव की कहानी है कंतारा। दैवी शक्ति और बुरे शक्ति के बीच का प्रतिद्वंद है कंतारा। अच्छे और बुरे विचारों के बीच का युद्ध है कंतारा। कंतारा की जॉनर की बात करेंगे कि किस किस जॉनर में आती है, तो यह है सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, रोमांस, हॉरर, फैंटेसी, एवरीथिंग। उसमें जिस चीज में आप खोजेंगे, सर्च करेंगे कि हाँ ये इसमें मिल जाए, वो इसके अंदर है। लेकिन एक चीज, ये मसाला फिल्म बिल्कुल नहीं है। आपको लगेगा कि जहां पर थ्रिल की जरूरत है, जहां पर हॉरर की जरूरत है, जहां पर रोमांस की जरूरत है, उस जगह पर ऑटोमेटिकली वो चीज जैसे नेचुरली आता गया है। एकदम नई कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ सोशल मैसेज इसके अंदर है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैसेज कोई दिया जा रहा है। आपको लगेगा कि ये इस कहानी का मूल है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो मैसेज कब आपके अंदर आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लिखते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस फिल्म में व्हाट नेक्स्ट, अगली क्षण क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, और जबरदस्त माइंड गेम। आप अगर बढ़िया से मन लगा के नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। स्टार्टिंग से अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा। इसके अंदर जो एविल वर्सेस गॉड का अवधारणा दिया गया है वो एकदम नया मिलेगा। डेमी गॉड, किस तरह से, डेमी गॉड का मतलब होता है ऐसे गॉड, ऐसे ईश्वर जिनका चेहरा आदमी से मिलता जुलता हो और हमारे आपके बीच में रहते हो, तो उसे डेमी गॉड बोला जाता है। तो इस चीज को बढ़िया से दिखाया गया कि डेमी गॉड कभी झूठ नहीं बोलता। डेमी गॉड जब भी किसी के लिए बोलता है उनके अच्छे के लिए बोला जाता है, और वहीं पर एक बुरे विचार, बुरी शक्ति आती है जो उसके विरोध में आके खड़ा हो जाता है, और ये हमारे जीवन में हमेशा होता है। तो इस चीज को बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है इस फिल्म में। अब आते हैं डायरेक्शन पर। अद्भुत स्टोरी टेलिंग विथ माइंड गेम। जैसे माइंड गेम लिखा गया है उसी तरह से उसे दर्शाया गया है, यानी डायरेक्टर ने इस ढंग से शूट किया गया है कैमरे के एंगल्स को, कैमरा को कहां मूवमेंट देना है, कहां पर उसे किस तरह का शॉट लेना है, ये बढ़िया से सोचा गया है कि हमको स्टोरी को कैसे उभार कर लाना है। अगर लुक एंड फील की बात करेंगे तो इसमें तीन तरह के, तीन एरा की लुक एंड फील दिया गया है। एक दिया गया 90s का, जो इस समय का है, इस समय का तो नहीं है, लेकिन सबसे जो बाद का लुक एंड फील है वो है 90s का। दूसरा है 1970 के समय का कुछ लुक एंड फील दिया गया है, और एक दिया गया है 18th सेंचुरी, उस समय के राजा ने क्या सोचा, क्या देखा या क्या बोला, उसके बारे में एक चीज दिया गया है। तो ये तीनों जो लुक एंड फील है अलग अलग एरा का, खूबसूरती से उसे फिल्माया गया। और आप इसमें देखेंगे कि वर्कशॉप जबरदस्त लिया गया है, यानी डायरेक्टर ने हर एक चीज को बढ़िया से समय दे करके किया है। यानी हर एक एक्टर को जो डायरेक्शन का पाठ पढ़ाया गया है वो वर्कशॉप के रूप में दिया गया है। सबसे पहले वर्कशॉप में उन्हें हर एक कैरेक्टर में घुसना सिखाया है कि आप उस कैरेक्टर में मत जाओ, ताकि 3 महीने 4 महीने के लिए जब तक आप इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हो तो आप उस कैरेक्टर में रहो। तो ये पता चलता है देखते ही कि कितना ज्यादा वर्कशॉप किया गया है, और आपको सिनेमा एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा जो एक्यूरेट है। अब आते हैं हम सिनेमाटोग्राफी पर। इसके सिनेमेटोग्राफर है अरविंद एस कश्यप, जिन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बना चुकी हैं। यानी 2017 से ये रेगुलर एज ए सिनेमेटोग्राफर, एज ए डीओपी काम कर रहे हैं। और इन्होंने इस फिल्म को शूट करने से पहले प्रॉपर लोकेशन हंटिंग किया, क्योंकि उनको एक एक जगह का पता होना चाहिए कि वहां पर कितने क्रू लगेंगे, कितने लाइट लगेंगे, किस ढंग से हम फिल्माएंगे। और दूसरी बात करेंगे कि इसमें जो नाइट में रेन के अंदर सीन किया गया है, यानी बारिश वो भी रात को हो रहा है, और बहुत बड़े एरिया में शूट करना ये बड़ा ही चैलेंजिंग था। उसमें आपको कैमरे को भी बारिश से बचाना है, और कई बार तो असली बारिश में भी शूट किया गया है। तो बारिश से बचाते हुए आपको रियल लुक देना है, तो उसके लिए बड़ा ही मेहनत इसमें किया गया। इसके ऊपर आप देखेंगे, देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कैमरे को एक बड़े अम्ब्रेला के साथ ढका गया है, और अम्ब्रेला को बराबर में उसे घुमाया जा रहा है। देखिए ये देशी जुगाड़ है कि किस तरह से हमको फील गुड देना है, क्योंकि अगर अम्ब्रेला एक ही जगह पर रहता तो एक एक जगह से हो सकता है ड्रॉप
आर्टिफिशियल लगता, इसलिए उसे मूव करते हुए दिखाया जा रहा है ताकि आपकी सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त हो और लगे कि रियल रेन में, नाइट में शूट कर रहे हैं। अब इसमें 360 का भी बहुत यूज़ किया गया है। कई बार हमने देखा है कि जिस चीज़ को आप पोस्ट प्रोडक्शन में आप अगर मान लीजिए कि इसमें जिस कैमरे के बारे में बाद में बात करेंगे, 6K या 8K पर अगर आप शूट करते हैं और उसे आप एनलार्ज करके, ज़ूम करके स्केल करके आप घुमा सकते थे पोस्ट में भी। लेकिन इसमें कैमरे को ही 360 मूव किया गया और वो फाइट के दौरान जब एक आदमी को दूसरा आदमी पटक रहा है, तो वो कैमरे को जब 360 घुमाता है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है देखने का दर्शकों का वो अलग होता है। वो पोस्ट में उस तरह का नहीं आएगा कभी भी। तो इसमें भी और कई शॉट देखने पर लग रहा है कि 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार भी उन्होंने रीटेक लिया होगा जब तक से उनको सैटिस्फैक्शन वाला शॉट नहीं मिला होगा, उस समय तक डीओपी ने उस शॉट को लिया होगा क्योंकि हर एक शॉट में आपको खूबी मिलेगी, हर एक शॉट में आपको एक्यूरेसी मिलेगी। कहीं पर भी ऐसा हमको देखने से हमें तो नहीं लगा कि भई ये शॉट को एक बार और लिया होता तो और एक्यूरेट आता, ऐसा लगा नहीं। बढ़िया शॉट उन्होंने लिया है और 360 तो कमाल का रहा। अब आते हैं कैमरे पर। कैमरा इसमें 2 तरह का यूज़ किया गया है। पहली बार हमने देखा, वैसे इससे पहले भी कई बार मजबूरी में लोग करते हैं, लेकिन इसमें लोगों ने सोच के किया। इसमें एक तो एरी का एलएफ यूज़ किया गया है, यानी लार्ज फॉर्मेट यूज़ किया गया है और 4.5K पर शूट किया गया पूरे फ़िल्म को। उसका एलएफ भी यूज़ किया गया है और एलएफ मिनी भी यूज़ किया गया है, यानी दोनों एरी के कैमरे को यूज़ किया गया और साथ ही रेड का जो वी रैप्टर आया है नया कैमरा, वो मेरे ख्याल से पहली बार उस इंडस्ट्री में उस कैमरे का यूज़ किया गया, इस ढंग से यूज़ किया गया, जिसमें रॉनिन पर लगा करके दौड़ते हुए शॉट को दिखाया जा रहा है और वो मुझे लगता है इसलिए किया गया है ताकि वो ज़्यादा के पर यानी रेज़ोल्यूशन ज़्यादा हमें मिल सके और एडिटिंग में सुविधा हो। क्योंकि आप अगर एलएफ पर जाएँगे तो 4.5K या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आप जा सकते हैं, आप 6K, 8K या 12K पर नहीं जा सकते हैं। तो रैप्टर में आप ज़्यादा रेज़ोल्यूशन पर लेकर के इसे आप शूट कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ पे भी मोशन ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर रॉनिन पर उसे लगाया गया। रॉनिन काइंड ऑफ जो रिग होता है, उस पर इन्होंने काम किया और उसको लेकर मड में दौड़ना यानी कीचड़ में और बिना डरे कि कहीं अगर गिरते हैं, तो कैमरा अंदर चला जाएगा। लो बजट की फ़िल्म है, अगर कैमरा का बलि चढ़ गया तो बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, हो जाए। ये प्रोडक्शन के ऊपर आ जाता है। लेकिन वो रिस्क उन्होंने लिया क्योंकि उनको वो शॉट चाहिए तो चाहिए। हाँ, कई जगह पर स्टेडी कैम का भी यूज़ किया गया, जहाँ पर एरी एलएफ को स्टेडी कैम में रख करके शूट किया गया। लेकिन रॉनिन का काम रॉनिन ही करता है, यानी हैंडी एक रहता है रिग और उस पर आपको स्मूथ मोशन मिल जाता है। यहाँ पर बुल रेस के दौरान रोप कैमरे का भी यूज़ किया गया। रोप कैमरा रिग जो होता है, जिसमें रोप के ऊपर कैमरा लटकते हुए शूट करता है, इसका भी यूज़ किया गया और काफ़ी अच्छा आया। और इसमें हमने देखा कि बहुत सारी जगह पर नॉर्मल जो क्रेन जो आज से 40 साल पहले यूज़ होता था, वो क्रेन यूज़ किया गया क्योंकि उसके ऊपर कैमरामैन बैठकर बढ़िया से शॉट ले सकता है। वो जिमी जीप से भी कर सकते थे। लेकिन इसमें उन्होंने वही पुराने ढर्रे की जो ट्रैक ट्रॉली होता है या क्रेन होता है, उसका यूज़ किया। देखिए, अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है ना, तो आप किसी भी रिग, किसी भी इक्विपमेंट से बढ़िया काम निकाल के दिखा सकते हैं। पूरे जंगल को जब शूटिंग किया जा रहा था, चाहे डे में या नाइट में, 8-10 लोग तो उन्होंने रख दिया था सिर्फ धुआँ के लिए। वो एक गमले टाइप का होता है, लोहे का तगाड़ी जिसको बोलते हैं, या वो उसके ऊपर कोयला और लोहान रख करके धुआं बना करके तार के थ्रू चारों तरफ फैला दिया गया कि भाई इस चीज को पूरा स्मोक करो। क्योंकि डे लाइट में भी जो सनलाइट आते हैं या सनलाइट का अगर हम इफेक्ट देने के लिए कोई लाइट यूज करते हैं, तो वहां पर जो रेज बनता है वो स्मोक में ही बनता है और जंगल और खूबसूरत हो जाता है। उसको अगर हम पोस्ट में करने जाएंगे तो बहुत खर्च आता है। तो इसके लिए उन्होंने 8-10 लोगों को बराबर दे दिया गया कि भाई जहां पर हम शॉट करने जा रहे हैं, शॉट होने से जस्ट पहले आप पूरे जगह पर आप उस स्मोक को फैला दो। और उसके लिए स्मोक मशीन भी ला सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सस्ता पड़ा होगा और ज़्यादा रियल लग रहा होगा, क्योंकि स्मोक मशीन उतना ऊंचाई तक उस ढंग से नहीं कवर करता है पूरे इन्वायरमेंट को, क्योंकि वाइड एंगल के शॉट्स में आपको पूरा स्मोक दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। और लाइट में हमने देखा कि वही एम सीरीज, एरिका एम सीरीज का यूज़ किया गया, M4, M9 इन लाइट्स का यूज़ किया गया, M18 का यूज़ किया गया और नॉर्मल स्काई पैनल और जो डिफरेंट काइंड ऑफ टंगस्टन लाइट्स होते हैं उनका यूज़ किया गया। कोई खास नहीं, क्योंकि ज़्यादा बजट नहीं था। रिफ्लेक्टर्स बहुत यूज़ किए इन्होंने डे लाइट में, जहाँ पर आजकल रिफ्लेक्टर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, उसको भी डे लाइट से शूट किया जाता है, एम सीरीज़ के लाइट से या पार लाइट से।
वहाँ पर भी हमने देखा कि एक साथ रैक में रिफ्लेक्टर्स काफ़ी सारे लगा करके एक जैसा रिफ्लेक्शन करके दिया गया, जो आज से 20 साल 25 साल पहले किया जाता था। लेकिन आउटपुट ज़बरदस्त आया। और मेरे ख़्याल से जंगल में रिफ्लेक्टर यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है, आप ग्राउंड में करेंगे तो आपको पैच-पैच आ जाएगा, घर में दीवार पर जाता है तो। लेकिन जंगल में अगर आप रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, तो पैच नहीं लगेगा, लगेगा कि ये एक्चुअल जो जंगल, झाड़ या पत्तों के बीच से रोशनी आती है, उसका इफ़ेक्ट लगेगा। तो इसलिए वहाँ पर जो रिफ्लेक्टर का यूज़ हुआ है और उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आया है। थर्माकोल ज़बरदस्त ढंग से यूज़ किया गया है, जो हम लोग नॉर्मल छोटे-छोटे शूटिंग में भी भई फेस लाइट के लिए थर्माकोल पकड़ते हैं, तो उसके लिए बड़े फ़िल्मों में इस समय आप छोटे-छोटे स्काई पैनल, एलईडी पैनल्स आ गए हैं, जो फेस लाइट को अच्छा से कवर करते हैं। उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी भी वो थर्माकोल से वही इफ़ेक्ट लेके आ गए, जो बड़े फ़िल्मों में आप देखने को मिलेगा। आपको जो इसकी सिनेमेटोग्राफ़ी मिलेगी देखने के लिए, कहीं पर भी एक बड़े लेवल के हॉलीवुड, बॉलीवुड के फ़िल्म से कम नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगह पर तो लगता है कि भई यहाँ पर बजट की कमी है, लेकिन स्टोरी इस ढंग से बोला गया है कि आपको उसका फ़ील ही नहीं होगा। तो सिनेमेटोग्राफ़र ने बढ़िया काम किया है। हर जगह पर जो ये डार्क, थोड़ा-सा डार्क शैडो में रख कर के शूट किया गया है, वो बढ़िया था, क्योंकि केवल पोस्ट प्रोडक्शन में आप डार्क करने जाएँगे तो नहीं होता है, तो कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग भी यूज़ किया गया है। रियल दिखाने की कोशिश किया गया है, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं अरविंद। और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर कि इसमें यूएसपी क्या था? यानी ये पूरे फ़िल्म जब हमने देखा तो उसके 6 पॉइंट्स हमने नोट किए कि जिसकी वजह से ये फ़िल्म लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। और वो है एक्टर का ज़बरदस्त एनर्जी लेवल। देखिए, इसमें जो एक्टर डायरेक्टर हैं ऋषभ, वो लग रहा था कि 8-10 टेक या 15 टेक, 20 टेक जितने भी टेक दे रहे होंगे, वो लास्ट टेक तक सेम एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखे होंगे। और ये काम करना बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट टेक में तो आप बढ़िया एनर्जी लेवल मेंटेन करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा आते-आते आप डाउन हो जाते हैं, लेकिन वो अगर डाउन होते हैं तो रोक देते होंगे, फिर से एनर्जी को गेन करके लास्ट शॉट तक अच्छा एनर्जी लेवल पर काम किए। और सारे एक्टर्स में ये देखने को मिला। इसमें जो एक बुल रेस था, जिसे कंबाला रेस बोलते हैं, जिसमें बुल के पीछे आदमी रहता है और बुल को हाँकते हुए ले जाता है, तो ये बड़ा कठिन काम है। इसके लिए उन्होंने लगभग 20-25 दिन, 30 दिन तक उन्होंने अभ्यास किया उस पर, और कई बार वो गिरे होंगे उस शॉट के लिए, या शॉट से पहले जो रिहर्सल होता है उसमें गिरे होंगे, लेकिन फिर भी वो उसी एनर्जी के साथ, क्योंकि वही उस फ़िल्म का जान है। जब आप इस फ़िल्म का ट्रेलर देखते हैं, तो आपको वो शॉट आपको ज़बरदस्त मिलता होगा। तो ऐसे ही नहीं होता है। कोई एक्टर ज़िंदगी में वो काम नहीं किया है, जिस काम को करने के लिए वो जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना प्रैक्टिस किए होंगे, ये हर एक एक्टर में इसमें देखने को मिलता है एनर्जी लेवल। दूसरा है फास्ट एंड क्रिएटिव एडिट कट्स। इसमें जितने भी एडिटिंग के कट्स आपको मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे, क्रिएटिव मिलेंगे, एल कट, जे कट का भरमार मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह से किसी भी स्टोरी को हम एडिटिंग के ज़रिए भी बता सकते हैं। तीसरा है हिप्नोटाइज़ करने वाला हॉन्टिंग म्यूज़िक। ज़बरदस्त म्यूज़िक, आप हिप्नोटाइज़ हो जाएँगे। सिर्फ़ आँख भी बंद कर लेंगे तो आपको जो म्यूज़िक सुनाई देगा, बढ़िया लगेगा। आपको लगेगा कि यस, कोई फ़िल्म मैं देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, थिएटर में दे बैठ के देख रहा हूँ। वो जो एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी इसका बड़ा यूएसपी है इस फ़िल्म को पसंद करने के लिए। नेक्स्ट है अल्टीमेट क्लाइमेक्स। इस फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। इस फ़िल्म का जो 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बीच का जो क्लाइमेक्स है, वो आपको एक जगह जड़बत करके रख देगा। आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी क्लाइमेक्स बनाया जा सकता है? यानी क्लाइमेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। अक्सर होता है कि लोग फ़िल्म तो बढ़िया बना लेते हैं, क्लाइमेक्स में आकर वो बिगड़ जाता है काम, उतना अच्छा नहीं हो पाता। लोग सोचते हैं, अरे! फ़िल्म खत्म। लेकिन इसमें जब क्लाइमेक्स देखेंगे, आपको लगेगा कि इससे बढ़िया क्लाइमेक्स नहीं हो सकता। तो क्लाइमेक्स पर बढ़िया मेहनत किया गया। और लास्ट पॉइंट है, ज़ीरो डिफरेंस इन एक्टिंग बिटवीन सिनेमा एंड रियलिटी। आपको सिनेमा देखते समय लगेगा ही नहीं कि कोई डिफरेंस है, कि इस सिनेमा के लिए एक्टिंग किया जा रहा है या रियल लाइफ में एक्टिंग हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। जब आप इससे कनेक्ट होंगे, तो आपका इमोशन भी कनेक्ट होगा और आपको लगेगा यस, ये फ़िल्म मेरे लिए। जबकि वहाँ का संस्कार अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है। आप नॉर्थ में रह कर के भी साउथ चीज़ के गाँव को समझ पाएँगे, वो भी जंगल में एक प्राचीन गाँव को समझ पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका ज़ीरो डिफरेंस ऑफ एक्टिंग होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मिल करके इस फ़िल्म को लोकप्रिय बना दिया है, और इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए आप सबको। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फ़िल्म बनी कितने में? देखिए, इसमें बहुत बड़ा स्टार कास्ट नहीं था, लेकिन इस फ़िल्म को बहुत कम बजट में इस ढंग से बनाया गया। तकरीबन 15 करोड़ का बजट है, लेकिन ये अपने बजट के 10 गुना कम से कम कमाएगी ये फ़िल्म।
तो इतनी बड़ी 10 टाइम्स, अगर 100-200 करोड़ की फिल्म बनती है, वो 1000 करोड़ अगर कमाती है तो 5 गुना होता है। लेकिन 15 करोड़ की फिल्म अगर 150 करोड़ भी कमाती है तो 10 गुना हो जाता है। तो ऐसे फिल्मों की ज़रूरत है आज हमारी इंडस्ट्री में। आप में से बहुत सारे लोग भी इस तरह से सोचिए, और हो सकता है कि आप सोच रहे हो। आप सोचिए कि किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स कोई नया थीम लेकर लोगों के पास आए, और हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थीम है, हम उसे डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं प्रोड्यूस करूँ, लेकिन डेवलप किया जा सकता है। और अगर आप इस तरह की फ़िल्म बनाना चाहते हैं, तो हम आपके साथ, हमारे जितने टीम है, जो टेक्निकल टीम है, उसके साथ मिल करके कुछ नया क्रिएशन हम कर सकते हैं। नमस्कार। क्या आप फ़िल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे